हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑल्टरनेटिंग सर्किट आपको पढ़ाया था, जिसमें प्योर रेसिस्टेंस को एसी सोर्स के साथ जोड़ा था, प्योर इंडक्टर को, प्योर कैपेसिटर को, फिर उसके करंट एंड वोल्टेज के फेज डायग्राम को, उसके रिलेशंस को, ग्राफ को डिटेल में समझा था, पावर लॉस को भी समझा था। फिर मैंने एलआर सर्किट, कॉइल जिसको बोलते हैं, इंडक्टर और रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके पढ़ाया था। फिर मैंने आपको आरसी सर्किट, फिर एलसी सर्किट के फेजर डायग्राम, इंपीडेंस, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट इंपीडेंस को समझाया था, फेजर डायग्राम समझाया था, पावर लॉस के कंसेप्ट को समझाया था। ये सारी चीजें हमने इसी में डिटेल में पढ़ लिया है। हालांकि जो बच्चे सीरियस है वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है कोविड कितना ज्यादा है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ना, जिनको पढ़ने से डर लगता है, असल में जो ये सवाल पूछता है उसको असल में पढ़ने से डर लग रहा है, एग्जाम होगा या नहीं होगा 1 सितंबर। मेरी बात सुनना ढंग से। तो इस सिचुएशन एज्यूम करते हैं, तुमने मान के चला कि 1 सितंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, तुम्हारे मन में डाउट। पहला सिचुएशन समझना, तुमने ये माना कि 1 सितंबर को एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुम्हारे पढ़ने की इंटेंसिटी में थोड़ा सा कम, तुम डाउट में रहोगे एग्जाम कब होगा। धीरे धीरे पढ़ोगे, फिर हो सकता है 1 सितंबर को एग्जाम का डेट अनाउंस हो, फिर लास्ट में आके बोलोगे अरे यार अब तो टाइम कम बचा, लास्ट में 1 महीने में कैसे करें, जल्दी जल्दी करोगे। फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बात। अच्छा, मान के तुम ये चलते हो कि 1 सितंबर को एग्जाम होना ही है, 1 सितंबर को एग्जाम होना ही है। तुम खूब जान लगा के पढ़ते हो 1 सितंबर के हिसाब से। तुमने फिजिक्स पहले कंप्लीट कर लिया, जब मैंने आपको बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, समय अलग होता है ना। एग्जाम से 2 महीने पहले तक ही फिजिक्स पढ़, एग्जाम के लास्ट 2 महीने में सिर्फ बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना होता है, फिजिक्स के फॉर्मूले सिर्फ रिवाइज करने होते हैं, है ना। अगर गलती से भी आप ये सोच रहे हैं फिजिक्स और बायोलॉजी को इक्वली टाइम दे रहे हो अभी से, तो बहुत बड़ी गलती। तो तुमने ये समझा कि 1 ही सितंबर को एग्जाम होगा, पूरी जान लगा के तैयारी करी, पूरी जान लगा के, है ना, जितना हो सकता है। देखो, किसी का भी सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है तुमने किया। और लास्ट 15 दिन में ये पता चलता है नहीं यार 1 सितंबर को एग्जाम, कि तुम फायदे में रहो। 1 अगस्त के हिसाब से पोस्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है और रिवाइज कर लिया, किसका होगा। तो ये मान के चलेगा कि 1 अगस्त को ही एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। और तुमने माना था 1 अगस्त को होना है और हो गया 1 अगस्त, हो गया तो अच्छी बात है, तैयारी तो तैयारी पूरी है। और अगर 1 अगस्त को ना हो कि 1 सितंबर को हो गया, तो 1 महीने का एक स्पेयर टाइम मिला जिसमें तुम अपनी बची हुई चीजों को और कमियों को पूरा कर सकते, तो फायदा तुमको है। अच्छा, मान के चलो कि तुमने सोचा था कि 1 अगस्त को एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और 1 अगस्त को हो गया, या तो लुटिया डूब गया। और मान लो तूने 1 अगस्त को माना था कि नहीं होगा, है ना, डाउट में था होगा नहीं होगा, और 1 अगस्त को नहीं 1 सितंबर को हो गया, तो भी क्या उखाड़ लेगा तू? अब भी उखाड़ रहा, उखाड़। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम तो हो, और जब एग्जाम होगा तो पढ़ा हुआ ही काम आएगा। समझ में आएगी नहीं है, पढ़ा हुआ ही काम आएगा। तो अपने इंटेंसिटी में कमी मत आने दो। अब हो सकता है किसी को कोविड हो गया हो, है ना, वीकनेस बहुत ज्यादा हो, तो एक काम कर सकते हो ना। कोविड हो गया है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आराम करो, रेस्ट करो। जीवन से बड़ा तो डॉक्टर बनना और फ्यूचर नहीं है ना, पहले जिंदा रहना जरूरी है ना। ऐसा मैं हमेशा जिसका विरोध करता हूँ वो मैं मोटिवेशन के लिए करता हूँ कि आप पढ़ो, लेकिन ये तो फैक्ट है कहीं ना कहीं कि तेरा जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सिलेक्शन डॉक्टर बन जाने से या फ्यूचर से। तो जिंदा रहना जरूरी है, प्रॉपर डाइट लो। हाँ, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है, एसओपी है, स्टैंडर्ड एसओपी है, उसको फॉलो करो, रेस्ट करो। और अगर तुम ठीक हो चुके हो लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो लेटे लेटे वीडियो लेक्चर्स, तो नोट्स मत बनाओ, वीडियो लेक्चर्स, अच्छे से वीडियो लेक्चर्स को डिटेल में समझो। बाद में जब टाइम मिलेगा, कलम उठाने की हिम्मत आएगी, फिर से एक बार वीडियो लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाना। तो क्या होगा कि टाइम कम लगेगा, पहले वीडियो लेक्चर देख, है ना। सिचुएशन बहुत गंभीर है, हो सकता है आप कोविड से इन्फेक्टेड ना हो, आपकी फैमिली मेंबर हो। तो अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा सीरियस है तो उनका ध्यान रखिए पहले, कई बाद में हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, आप ठीक है, आपके फैमिली मेंबर भी ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई के इंटेंसिटी में बिल्कुल भी कमी मत आने, नहीं तो नुकसान। समझ में आया कि नहीं है। और लास्ट ईयर
मैं एक सच्ची घटना बता देता हूँ। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मार्च में हमने अप्रैल मार्च में उनका सिलेबस कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छे से उनका सिलेबस हो गया, बहुत अच्छी तैयारी थी, नंबर खूब आ रहे थे। कोविड आया, घर चले गए, फैमिली मेम्बर के साथ रहे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई और उनका जो टेम्परामेंट था वो लूज हो गया, उनकी इंटेंसिटी कम हो गई। उनको भी थोड़ा डाउट हुआ। देखो बच्चे ही हैं, भी बच्चे हो तो बच्चे को डाउट होता ही है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चा हो या ना हो, है ना। हालांकि तुम अपने आप को तो पढ़ने वाले ही समझते होगे, पढ़ते नहीं हो लेकिन समझते तो पढ़ने वाले ही हो। तो हर बच्चा को डाउट होता है कि होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे जेन्यून बच्चे जिनको जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था और होता, लेकिन वो भी डाउट में रह गए। और लाख मैंने समझाया, मैंने खूब सारे वीडियो बना बना के बच्चों को कहा कि नहीं घबराओ, पेपर का ही, और पेपर जब भी होगा पढ़ा वहीं काम आएगा, तो पढ़ते रहो। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते नहीं। वो बच्चा जो डॉक्टर बन सकता था वो भी डॉक्टर नहीं बन। इस वजह से क्या उसके में कैपेसिटी नहीं थी। लास्ट मिनट में घर चले गए। घर में इन्वायरमेंट ऐसा होता है, 4 लोगों ने उनको बताया कि ये चल रहा है, टीवी में ये चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जिंदा है, यहाँ पे लॉकडाउन है, यहाँ पे ये है। या तो खत्म नहीं हुआ और गवर्नमेंट एग्जाम करा ली। इस साल भी कराई थी। तो मैं न्यूज चैनल नहीं देखता, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जीवन का कुछ हिस्सा आप जब वहां देते हैं, आपके लाइफ में भी उसके डिस्ट्रैक्ट। दुनिया खत्म होने वाला होगा तो हो जाएगा ना, पढ़ाते पढ़ाते दुनिया खत्म हो जाए, क्या दिक्कत है? मुझे गम तो नहीं हो, पढ़ाते पढ़ाते दुनिया, यही पढ़ा रहा हूँ मैं, पता नहीं ऐसा कुछ हो न्यूज में आया हो दुनिया खत्म हो जाए, तो हो जाए, सबके लिए खत्म होगा। मैं न्यूज देख के क्या उखाड़ लूंगा? और दुनिया मान लो नहीं खत्म हो रहा, तो मैं रो के क्या कर लूंगा? मैं तो कुछ काम कर लूंगा, तो 2 महीने बाद मुझे सेटिस्फैक्शन होगा। जब दुनिया रो रही थी तो मैं काम कर रहा था। तो ठीक उसी तरीके से पिछले साल एवरेज बच्चे थे जिन्होंने ये मान लिया कि हाँ नीट का एग्जाम होगा ही और मुझे करना है। जो एवरेज बच्चे थे उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला, और जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसमें उन्होंने किया और सेलेक्ट हो गए। समझ रहे हो? तो यहाँ 5-10 मिनट थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इस रियलिटी को समझने की। ठीक है, आइए ऑल्टरनेटिव करंट के लेक्चर नंबर 3 में चलते हैं। फिर से रिवाइज करते हुए, प्योर रेसिस्टेंस की जब बात होगी, समझना थोड़ा सा, प्योर रेसिस्टेंस की जब बात होगी तो रेसिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट और रेसिस्टेंस में ड्रॉप पोटेंशियल सेम फेज में होता है। अगर ये साइन में तो नीचे वाला भी साइन में होगा, अगर ऊपर कॉस में तो नीचे वाला भी कॉस में होगा। अगर प्योर इंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें? प्योर इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर, तो सिर्फ इंडक्टर को वर्टलेस कंपोनेंट कहते हैं, और जहां पे सिर्फ इंडक्टर लगा हो उसको वर्टलेस सर्किट कहते हैं, क्योंकि इसका करंट एंड वोल्टेज π/2 के फेज डिफरेंस में हो। इंडक्टर से पास करने वाला करंट और इंडक्टर में ड्रॉप पोटेंशियल, है ना, π/2 की फेज डिफरेंस होता है, और इंडक्टर का वोल्टेज आगे चलता है और करंट इंडक्टर का देखिए पीछे चल रहा होता है कि नहीं है। प्योर कैपेसिटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्योर कैपेसिटर की। तो प्योर कैपेसिटर में कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट कैपेसिटर में ड्रॉप्ड वोल्टेज से π/2 एंगल पे आगे चलता, करंट आगे चलता। बड़ा आसान सा रिलेशन है, ऐसे रट लो। ये करंट और ये वोल्टेज, तो ये रहा इंडक्टर, ये रहा आपका रेसिस्टर, और ये वोल्टेज और ये करंट, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर। तो ऐसे रखो ना, कैपेसिटर नीचे होता है, इंडक्टर ऊपर होता है, इंडक्टर का क्या वोल्टेज, कैपेसिटर नीचे होता है। तो 2500 सवाल, 20 से 25 सवाल तुम्हारे मॉड्यूल में होंगे, किसमें कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है, इसी पे। और अगर ये डायग्राम ऐसे ऐसे रट लिया, तुमने ऐसे ऐसे कर लिया, 4 बार दिन में प्रैक्टिस कर लो घर वालों के सामने, उनको काम करो, एक टेबल पे लिख के, एक पेज पे लिख के दे दो कि जब आप रेसिस्टेंस बोलोगे तो मेरा दोनों हाथ ऐसे होना चाहिए, जब आप इंडक्टर बोलोगे तो मेरा हाथ ऐसे होना चाहिए, प्योर कैपेसिटर में मेरा हाथ ऐसे होना चाहिए, प्योर आरएल सर्किट की बात करूँ तो ये होगा, ये वोल्टेज और ये करंट। आरएल सर्किट देखो, एल है, एल का वोल्टेज ऊपर, और आर भी है तो आर का वोल्टेज इधर, तो दोनों का नेट वोल्टेज बीच में आएगा, करंट तो इधर। तो आरएल सर्किट में वोल्टेज आगे चलता है। आर सी, आर और सी, तो आर का वोल्टेज इधर, सी का वोल्टेज इधर, तो नेट वोल्टेज इधर, नेट करंट इधर, फेज डिफरेंस, वोल्टेज पीछे। एलसी, एलसी, तो एलसी में फेज डिफरेंस होता है π/2 का 90 डिग्री। कैसे? इधर एल इधर सी, तो नेट वोल्टेज इसी लाइन में रहेगा। समझ में आ गया? ये सारी बात हमने किया था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये आरएल है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखो समझना। जब भी कोई क्वाइल वाइल लिखा हो तो आरएल सर्किट का एग्जाम्पल होता है। क्वाइल किसका एग्जाम्पल होता है? आरएल सर्किट का एग्जाम्पल होता है। चलो यहाँ पे फटाफट देखना, ये है रेसिस्टर का वोल्टेज, ये है इंडक्टर का वोल्टेज।
जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है वो इंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट से 90 डिग्री ऊपर चलता है, और जो करंट इंडक्टर जाएगा वही रेसिस्टर से जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो रेसिस्टर का वोल्टेज वी आर इस तरफ हो जाएगा, तो नेट वोल्टेज इनका होगा वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर बराबर वी नेट। मतलब इन दोनों का वोल्टेज का जो सम होगा वो सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं होगा, पाई/2 के फेज डिफरेंस के साथ होगा, पाई/2 के फेज डिफरेंस के साथ होगा। तो ये आएगा आपका नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज मतलब बैटरी का वोल्टेज, नेट वोल्टेज मतलब बैटरी का वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज अगर मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये बैटरी का ERMS के बराबर होगा, क्योंकि ये RMS वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हो कि VR का इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे रेसिस्टेंस में ड्रॉप वोल्टेज, किसी इंस्टेंट पे इंडक्टर में ड्रॉप वोल्टेज बराबर बैटरी के इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बराबर होगा। ये सही है, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि एनर्जी कंजर्वेशन से जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा प्लस यहां बराबर बैटरी का पोटेंशियल होगा, किसी इंस्टेंट के लिए सही है। लेकिन इसका पीक अभी और आएगा। जब इसका पीक होगा, रेसिस्टर में ड्रॉप पोटेंशियल सिनुसॉइडल वेरिएशन कर रहा है, जब इसका पीक होगा तो इसका मीन हो, जब इसका पीक होगा तो इसका मीन हो। समझ में आया कि नहीं है? इसका पीक प्लस इसका पीक बराबर बैटरी का पीक अप, उसके पीक में या RMS में ये रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा? ये रिलेशन होगा, ERMS ऑफ बैटरी बराबर VR RMS का होल स्क्वायर प्लस VL RMS का होल स्क्वायर। यहां से आप इंपेडेंस निकाल सकते हो, क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है I कर रहा है, तो I इंटू आर VR होगा और I इंटू XL VL होगा। तो यहां से जब लिखोगे इस वोल्टेज को लिख सकते हो I इंटू जेड, I इंटू जेड, I से I यहाँ पे पता है I आएगा, कट जाएगा, तो यह हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। इसमें ये जो नेट वोल्टेज है और नेट करंट है, इसके बीच में फेज डिफरेंस आएगा फाई का, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर कॉस फाई। कॉस फाई इज इक्वल टू हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेटा, ये बेस R और ये इधर V होगा उधर Z होगा, ऐसा भी इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, R और ये XL, ये आपका Z, ये आपका फाई। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बहुत ईजी है। नेक्स्ट RC, तो असल में फेज ही देखना है मेन। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है I, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है VR, यहाँ पे हुआ है VC। बहुत आसान, ये रहेगा VC, ये रहेगा आपका VR और ये रहेगा आपका करंट। तो नेट वोल्टेज किधर जाएगा सर? इस तरफ आएगा। नेट वोल्टेज हो जाएगा रूट अंडर VR का होल स्क्वायर प्लस VC। दैट्स इट, वही कहानी रिपीट कर दो। वहां पे फर्क क्या पड़ा? वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप था एक एक्स्ट्रा VL वाला, यहाँ पे है V, तो नीचे चला गया है। तो कैपेसिटिव सर्किट जब भी होगा तो उसमें वोल्टेज लैग करेगा और करंट लीड करेगा। क्या करेगा? करंट लीड करेगा। पूरी एनालिसिस हम पिछले क्लास में कर चुके। एलसी तो बड़ा ही आसान होता है, ये VL और ये VC। बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि किसी इंस्टेंट पे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, किसी इंस्टेंट पे। मेरी बात सुनिएगा, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, ऐसा नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है प्लस यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप एट एन इंस्टेंट, लिख देता हूं एट एन इंस्टेंट। बट RMS की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप सीधा VL लिखा है मैंने, ये RMS है, क्योंकि सिर्फ रीडिंग लिखा हो या वोल्टेज ड्रॉप लिखा हो किसी इंस्टेंट की नहीं होती है। इंस्टेंट पे अभी जो है वो कल नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वो नहीं होगा, थोड़ी देर पहले वो नहीं था, तो इंस्टेंट की बात ही नहीं करते हैं। AC सर्किट में हम इंस्टेंट की बात ही नहीं करते। जब हम इंस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो RMS वैल्यू होगी, VC का जो RMS वैल्यू होता है, देखो तुम बोलोगे कि सर आपने पहले तो RMS नहीं लिखा था, आपने पहले ये लिखा था बस कि इधर VL होगा, इधर VC होगा और इधर करंट होगा और R है नहीं। तो बेटा जब मैंने ये लिखा था, सिर्फ VL लिखा, तो मैंने आपको 1000 बार बोला है कि सिर्फ VL कहने का मतलब वो RMS में, सिर्फ VL कहने का मतलब वो क्या है? RMS। तो अब ये वोल्टेज, नेट वोल्टेज क्या होगा? तो अगर VL डोमिनेटिंग है तो ऊपर की तरफ होगा आपका VL माइनस VC, ये आपका आ जाएगा नेट वोल्टेज, ये आपका आ जाएगा नेट करंट, ये फेज डिफरेंस हो गया पाई/2। तो यहाँ पे cos फाई इज इक्वल टू होगा 0। तो इसको भी कहते हैं हम वॉटलेस सर्किट, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है ही नहीं। और असल में एनर्जी लॉस, हीट लॉस, पावर लॉस रेसिस्टेंस में ही होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी लॉस नहीं करता, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी लॉस नहीं कराता। अच्छा, इसमें इंपीडेंस क्या हो जाएगा? तो देखो V को लिखो लो I इंटू जेड, और देखो करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो I
इंटू एक्सएल बराबर वीएल होगा। वीएल वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू इसका इम्पीडेंस। जेड की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हो जाएगा एक्सएल माइनस हो जाएगा जेड एक्सएल माइनस एक्स। ठीक है बेटा, चल अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैं इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है ना, लिखते हो ना तुम 9th 10th में होगे तो वी वी आई पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी वी आई पी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सर्किट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है तुम्हारा सीरीज एलसीआर सर्किट। ये रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं एक्सएल है, एक्सएल है, इसका रेजिस्टेंस है एक्सी इम्पीडेंस जो बोलते हैं, है ना, इंडक्टिव इम्पीडेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने एसी सोर्स लगाया है। देखिए एसी सोर्स का जो पोटेंशियल है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तुम इस साइन ओमेगा टी से ज़्यादा परेशान मत हो, ये तो एक रेफरेंस है, साइन ओमेगा टी में दिया मैंने, इसको कॉस में भी दे सकता हूँ, इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में भी दे सकता हूँ, किसी में कोई बुराई नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा या जो करंट रेजिस्टेंस से जाएगा किसी इंस्टेंट पे, उतना ही करंट इंडक्टर से भी जाएगा, उतना ही करंट कैपेसिटर से भी जाएगा, उसी को हम नेट करंट मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, क्योंकि ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किसके वजह से हुआ है, ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, मजा आ जाएगा इसको समझने में, तुम्हें लगेगा कि क्या ऐसी है ही क्या, एकदम एफर्टलेस, एकदम एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, एकदम स्मूथली चलेगा, है ना। तुम्हें कितना समझ आएगा और नहीं आएगा वो मुझे पहले ही समझ आ जाता है। देखो कारण समझो, मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं इसमें डूब के पढ़ाने की कोशिश, और मैं जब पढ़ा रहा होता हूं ना तो मैं कितना एफर्ट्स लगा रहा हूं उसको समझाने में, है ना। जितना आसानी से मैं समझा पाता हूं उतनी आसानी से तुम्हें समझ आएगा। अगर मान लो मैं ही यहाँ पे संघर्ष कर रहा, भाई यहाँ पे संघर्ष कर रहा, पूरा गणित लिख रहा, संघर्ष कर रहा, पसीने पसीने हो रहा, तुम नहीं आएगा तो पक्की बात है साला मैं ही नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो तू क्या समझेगा। लेकिन मैं अगर समझाते जा रहा हूं एकदम स्मूथली, एफर्ट्सलेस समझाते जा रहा हूं, धीरे धीरे सब एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, ये भी समझ में आया कि नहीं है। देखो रेसिस्टेंस से फ्लो करने वाला करंट, इंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट और कैपेसिटर से फ्लो किसी भी इंस्टेंट पे सेम होगा क्योंकि सीरीज। ठीक है, अब इस करंट की वजह से मान लो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कुछ वी, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कुछ वीएल और यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कुछ वी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसको कहने में कोई बुराई नहीं है कि वी आर प्लस वीएल प्लस वीसी, किसी भी इंस्टेंट पे यहां का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहां का बराबर नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी हो। किसी भी इंस्टेंटेनियस की बात है, फॉर इंस्टेंटेनियस, फॉर एट एन इंस्टेंट बोल दे, एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस के लिए। लेकिन हम एसी में इंस्टेंटेनियस की बात करके करेंगे क्या, जो अभी है वो पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा। और हीट लॉस भी इंस्टेंटेनियस पे डिपेंड नहीं करता, वो तो आरएमएस पे डिपेंड करता है। तो हमें आरएमएस या पीक की बात, अब हमें ये तो पता है कि मान लो कि ये करंट है, सीरीज एलसीआर सर्किट में ये फ्लो करने वाला करंट है मान लो, तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है रेसिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप वीआर करंट के पैरेलल होता है। सही बात है एकदम, करंट के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये करंट के देखो पैरेलल आ गया, करंट के पैरेलल आ गया। और इंडक्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, समझिएगा, इंडक्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है इंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के परपेंडिकुलर और आगे चलता है, मतलब इंडक्टर का करंट और रेजिस्टर का करंट सेम है, इसलिए इंडक्टर का वोल्टेज और जो रेसिस्टर का वोल्टेज है, सॉरी कैपेसिटर का वोल्टेज है, वो कैपेसिटर से फ्लो करने वाले करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो बस एक चीज समझो कि जिस इंस्टेंट पे इसका पीक आएगा वीआर का, मान लो साइन में, मान लो साइन में है, उस इंस्टेंट पे इसका पीक नहीं होगा, कल मीन होगा। और जब इसका पीक होगा तो इसका मीन होगा, और इसका जब पॉजिटिव पीक होगा तो इसका नेगेटिव पीक तो तीनों के पीक एक टाइम पे नहीं आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते तीनों का पीक का सम बराबर नेट पीक ऑफ द बैटरी, ये नहीं कह सकते। देखिएगा प्लीज, वी आर जीरो प्लस वी एल जीरो, जीरो मतलब पीक, वी एल सॉरी वी सी जीरो बराबर पीक पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। और आरएमएस का सम भी नहीं कह सकते। तो फिर क्या करें, क्या हम इसको इंस्टेंटेनियस लिख ले? ऐसा एक तरीका ये है कि इंस्टेंटेनियस लिख ले, फिर वी आर को लिखे आई आर, फिर इसको लिखे एल डी बाई डी टी और इसको लिखे क्यू बाई सी,
फिर इसको सॉल्व करें, 3 पेज लगेगा सॉल्व करने में, जो कि आपको इस फेजर डायग्राम से एक ही लाइन में समझ आ। या तो इंस्टेंटेनियस ये इक्वेशन लिखिए, एकदम सही है। इस इक्वेशन को लिखने के बाद लिखिए आई आर, इसको लिखिए एल डी बाई डी टी, इसको लिखिए क्यू बाई सी। देखो जल्दी मत करो पढ़ने का, पहले समझो कि गलत क्या होगा, नहीं तो तुम सही सही पढ़ लोगे बाद में गलत कर दोगे। तो समझो, एक तरीका यह है निकालने का कि इस इक्वेशन से जाएं, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको लिखिए ई नॉट साइन ओमेगा टी, वी आर को लिखिए आई आर, वी एल को लिखिए एल डी बाई डी टी, और वी सी को लिखिए क्यू बाई सी। एक इक्वेशन बनाए, फिर यहां से करंट को सॉल्व करे, 3 पेज लगेगा, यहां से आ जाएगा आई आर एम एस करंट। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, ये 3 पेज में जो करेगा वो एक ही लाइन में यहां से बता देगा। देखो मान लो ये करंट हो गया, ये आपका वी आर हो गया, ये आपका वी एल हो गया, ये आपका वी सी। ये कौन सा वी एल वी सी है, कौन सा, पीक, इंस्टेंटेनियस, एवरेज या आरएमएस? आरएमएस। कौन सा ये? आरएमएस है। कौन सा ये? आरएमएस है। सर आप लिखते नहीं हो, हमें कैसे पता चलेगा? बे रामलाल, जब ना लिखा हो तो आरएमएस ही मानेंगे। और दूसरी बात एक बात बता, इंस्टेंटेनियस की हमें बात करनी नहीं, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे क्या होगा हमें नहीं पता। पीक की बात करनी नहीं, क्योंकि वो तो एक इंस्टेंट पे आएगा, पीक से थोड़ी ना सारा काम होगा बे। एक बार पीक आया फिर 1000 बार तो पीक है ही नहीं। अच्छा चल एक सवाल पूछता हूं तुमसे, एसी अपने करंट की डायरेक्शन को जब चेंज करता है, 0 से होकर गुजरता है, तो मान लो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो 100 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 100 बार पॉजिटिव साइकिल जाएगा, 100 बार निगेटिव होगा, और पॉजिटिव से निगेटिव जाते समय करंट 0 होगा। तो 100 बार करंट 0 और 100 बार करंट पीक, मतलब 100 बार बल्ब जलेगा और 100 बार बल्ब बुझेगा। तो हमें बल्ब हमेशा जलता हुआ क्यों दिखता है, बुझा हुआ क्यों नहीं दिखता है? बोलोगे सर आइज की परसिस्टेंस होती है, अगर 1/10 सेकेंड से कम टाइम में कोई इंस्टेंट हो तो हमें नहीं दिखता है। कोई 1/10 सेकेंड से कम टाइम इंटरवल में कोई काम हो तो हम नहीं उसको देख सकते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, तो बल्ब जल रहा है फिर बुझ रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है, तो बंद भी उतनी इंटेंसिटी से हो रहा है जितने रफ्तार से हो रहा है, जितने रफ्तार से वो जल रहा है। तो हमें जलता हुआ क्यों दिखता है? बंद भी तो दिख सकता है, अंधेरा भी तो दिख सकता है, हमेशा जलता हुआ क्यों दिखता है? लॉजिकल आंसर अगर सोच पाओ तो सोच के बता। ठीक है चलो, तो कुछ ना लिखो, इसका मतलब क्या होता है? तो ये इसका फेजर डायग्राम बना, बस हो गया, इसका फेजर डायग्राम बना, बस हो गया, कहानी खत्म। अब कुछ बचा ही नहीं, तो कैसे नहीं, ये सब डील कौन करेगा? आओ करते हैं, आओ करते हैं। अब जो एसी सर्किट होता है ना, 2 तरह का हो जाता है। 2 तरह का क्यों? अब पहला ये कि मान लो कि इंडक्टर की रिएक्टेंस ज्यादा हो, तो करंट तो तीनों से सेम जा रहा है, मतलब इंडक्टर की अगर रिएक्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, करंट सेम है, तो V बराबर होता है आई आर। सुन मेरी बात, V बराबर क्या होता है बोल? आई आर। आई दोनों में सेम, और अगर इसका रिएक्टिव इंडक्टेंस ज्यादा है तो पक्की बात है कि VL ज्यादा होगा VC से। ये एक ही बात है दोनों, क्योंकि आई सेम है। अगर ऐसा है तो हम उस सर्किट को कहेंगे इंडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव एलसीआर। 3 तरह का एलसीआर सर्किट होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक होता है इंडक्टिव एलसीआर, दूसरा होता है जब एक्सएल कम हो एक्सी से, मतलब VL कम हो VC से, तो इसको कहते हैं हम कैपेसिटिव एलसीआर। कैपेसिटिव एलसीआर ये तो 2 हो गए, तीसरा कौन? जब एक्सएल एक्सी बराबर होगा उसको कहते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन। तो क्या कहते हैं हम? रेजोनेंस कंडीशन। आइए यहां पे सबसे पहले हम समझे, यहां पे सबसे पहले समझे जब VL ज्यादा था तो नेट वोल्टेज ये हो जाएगा VL माइनस VC, क्योंकि VL और VC में फेज डिफरेंस है पाई का, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे था ये 4 ये 2, तो नेट बता कितना होगा? ऊपर की तरफ 2, ऐसे कह रहा हूं मैं, ये 10 ये नीचे 5, देख ऊपर 10 और नीचे 5, तो नेट बता ऊपर की तरफ 5, यही बचेगा ना VL माइनस VC। ये है तेरा VR। अब बताओ, ये करंट भी बना ले, तो ये VL माइनस VC और VR में कितने का फेज डिफरेंस होगा? π/2 का हमेशा होगा, क्योंकि VL VC Y के क्रॉस होता है और VR X में होता है, तो हमेशा π/2 का फेज डिफरेंस। तो जो नेट वोल्टेज आएगा तो ये आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा सर, ये नेट वोल्टेज आएगा। इस नेट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? बैटरी के बराबर होगी। तीनों का पोटेंशियल सम RMS, बैटरी के RMS के बराबर। इसको आप लिख सकते हैं VR का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेट वोल्टेज है, मतलब तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप का सम है,
तो आप सीधा लिख सकते हो आई इंटू तीनों का इंपीडेंस, वी को लिख सकते हैं आई इंटू जेड इज इक्वल टू वी आर को क्या लिख सकते हैं आई आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आई भी आता लेकिन आई बाहर चला जाए, आई से आई कटेगा, इंपीडेंस बराबर आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स। तो ये जो कहानी इंपीडेंस निकालने के बहुत पहले से आप करते आ रहे हैं, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कैसे आए, तो देखो ना कितना आसान इससे इंपीडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं आप। अब कैपेसिटिव एलसीआर है तो कोई खास फर्क नहीं होगा, ये बस हो जाएगा आपका नीचे की तरफ VC माइनस VL और ये हो जाएगा आपका VR, तो नेट वोल्टेज आपका इस तरफ आएगा V नेट बराबर रूट अंडर VR का होल स्क्वायर प्लस VC माइनस VL। अच्छा किसी को भी किसी में से घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा भी है तो निगेटिव आ गया तो करना तो होल स्क्वायर ही है ना, करना तो होल स्क्वायर ही है ना। ये आपका नेट करंट, नेट वोल्टेज और ये नेट करंट, इसके बीच में ये फेज डिफरेंस फाई का, यहाँ पे जैसे ये वोल्टेज और ये करंट इसके बीच में फेज, जैसे tan फाई आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, tan फाई इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये VC माइनस बटा बेस, बताइए क्या होगा या पावर फैक्टर अपन लिखे, cos फाई होता है बेटा पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर अगर अपन लिखे cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सोचिए, cos फाई इज इक्वल टू होगा बेस VR बटा नेट पोटेंशियल, VR को लिख सकते हैं IR, V को लिख सकते हैं IZ, आई से आई कटेगा मतलब R बाई जेड, तो वही फॉर्मूला हो गया जैसा पहले हम लिखते थे। फर्क क्या पड़ा, जब मैंने आपको RL सर्किट पढ़ाया था ये था आपका VL और ये था VR 90 डिग्री पे जोड़ा, अब जब मैं LCR पढ़ा रहा हूँ तो ये VL ये VR एक VC नीचे आ गया, इस ये तो निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो नेट वोल्टेज ऊपर बचेगा या नीचे बचेगा, डिपेंड करता है डोमिनेंसी कौन शो करेगा, ये कहानी है। सर करंट क्या फ्लो करेगा, सुनिए ध्यान से पीक करंट की बात करेंगे अगर, पीक करंट की, तो पीक करंट बराबर होता है पीक EMF बटाई, तो सिंपल। IRMS की अगर बात करेंगे तो इसको साइन कॉस टैन से कोई मतलब नहीं, इसको फाई से कोई मतलब नहीं, IRMS हो जाएगा ERMS बटा जेड। सर अगर इसको टैन फाई साइन कॉस फाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो असल में साइन कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा से फर्क किसको पड़ता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन को। जब आपने ये इक्वेशन लिखा मतलब फेजर डायग्राम बनाया था, तो ध्यान से देखिए, ये था आपका VR, ये था आपका I, ये था आपका VL, ये था आपका V और ये था आपका नेट पोटेंशियल, ये था आपका फेज डिफरेंस। अगर आपने बोला कि बैटरी का पोटेंशियल मतलब तीनों ही कंपोनेंट में जो पोटेंशियल ड्रॉप का सम होगा बैटरी के बाद, उसका इक्वेशन ये लिया तुमने रेफरेंस ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, तो ये जो वोल्टेज है वो तेरा साइन ओमेगा टी में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट होगा वो साइन ओमेगा टी से फाई पीछे चलेगा, तो करंट का इक्वेशन तुम लिख सकते हो पीक करंट की वैल्यू होगा ई नॉट बटा जेड, पीक करंट इनटू साइन, और मैंने बोला था ना जरूरी नहीं कि साइन ओमेगा टी इधर हो, रेफरेंस है वो, तो थोड़ा थीटा एंगल ऊपर भी ले सकते हो, तो ये असल में साइन है, और क्लॉक वाइज जाएंगे तो घटाते हैं, तो ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये फेज डिफरेंस का असल मतलब, इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा, देखिए इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा, और ये 99% तो छोड़ 100% ये नहीं पूछते ही नहीं, जानते कि तुम कितने बड़े रामलाल हो, तो तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछते, ये पूछते ही नहीं, अगर पूछ दे तो इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे हम। चलिए VR का इक्वेशन क्या होगा, तो जिधर I है उधर ही VR है, तो VR बराबर होगा I नॉट इंटू आर, रेसिस्टेंस में पीक जो ड्रॉप होगा वो I नॉट आर होगा, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और अब बताता हूँ रुक जा और बताता हूँ, VL का इक्वेशन बता मजा आ जाएगा, तो I नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी, ये रहा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से कितना ज्यादा, तो असल में ये फाई है, तो क्या मैं इसको 90 माइनस फाई कह सकता हूँ, टोटल 90 होता है, ये फाई है तो 90 माइनस फाई होगा, तो तुम इक्वेशन लिखोगे साइन ओमेगा टी में ऐड कर दो ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस फाइव, ये इक्वेशन पी लॉजिकल, ये तेरा साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी से इतना एंगल आगे चल रहा है VL, अब इतना एंगल होगा कितना, अगर ये फाई है टोटल 90 है तो 90 माइनस फाई होगा, तो साइन ओमेगा टी में 90 ये एंगल ऐड कर दो तो ये VL की तरफ चला जाए। चलो VC बताओ क्या होगा, VC होगा I नॉट XC साइन ओमेगा टी
इधर साइन ओमेगा टी से कितना पीछे, ये पीछे है 90 + 5 पीछे, तो -90 - 5 पीछे है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करा है, पीछे है इसलिए सब्ट्रैक्ट कभी नहीं पूछा जाता ये, बट ये हमने समझने के लिए समझ। अब आइए पावर लॉस इन सीरीज एलसीआर। पावर लॉस इन सीरीज एलसीआर कोई खास बात नहीं है। पावर लॉस इन अ सीरीज एलसीआर होगा मॉड ऑफ पी फोपचा पी बराबर आई आर एम एस, ये रहा वी आर एम एस ई नॉट बाई √2 वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव को कहते हैं हम पावर फैक्टर, जो कि R/Z के बराबर होगा, R/Z के बराबर। समझ में आया? सवाल करते हैं इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट। अब समझिएगा, सवाल करेंगे आगे, हम थ्योरी और बात करते हैं, लेकिन पहले सवाल सॉल्व करते हैं, तब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि पूछा कैसा जाता है सवाल जो हमने पढ़ा है उस पर। इन एलसीआर सीरीज सर्किट R is 10 ohm, XL is 8 ohm and XC is 6 ohm। ओम ही है, वॉट नहीं है, XC है ना तो ओम होगा। देन टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 10, 8, 18 और 6 24 ओम Z इज इक्वल टू सबको जोड़ दिया 24 ओम, ये गलत हो जाएगा। 24 ओम आप आंसर नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखेंगे? तो आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएं, अगर आपको याद नहीं है तो, याद है Z तो आप लिखिए डायरेक्ट R का स्क्वायर प्लस, डरिए मत कि एक्सेल में से XC को घटाएगी कि XC में से XL को घटाए, डरिए नहीं, आप बेझिझक लिखिए, क्योंकि अगर आप गलत भी लिखेंगे XC - XL लिखेंगे या XL - XC लिखेंगे, आंसर वही आना है, क्योंकि होल का होल स्क्वायर। तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए R की वैल्यू है 10, चलिए रख देते हैं 10 का होल स्क्वायर प्लस XL बताइए 8, XC बताइए 6, 8 - 6 का, ये होगा आपका 10 का होल स्क्वायर 100 + 4 है ना, 8 - 6 4 ही आएगा ना यार, हाँ बिल्कुल 4 आएगा, 8 और 6 तो √104 मतलब 10 से थोड़ा ज्यादा, 10.2। आप थोड़ी ना एग्जैक्ट निकालने जाएंगे रामलाल, 10.2 ही तो आएगा। ये सवाल देखिए, इन सीरीज एलसीआर सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, L एंड CR 30 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। कितना कितना है बोलो? 30 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। देखो 30 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली as shown in a figure। then EMF of the source EMF for सोर्स का क्या पूछा है? EMF सिनुसॉइडल EMF का इक्वेशन पूछा है, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा है, या पीक पूछा है, या एवरेज पूछा है? RMS क्या पूछा है? RMS। हम क्या निकालेंगे? ठीक है, फिगर EMF ऑफ द सोर्स, EMF ऑफ द सोर्स क्या होगा? अब ध्यान से देखिए ये आपका VR VL VC है ना, तो नेट पोटेंशियल जो होगा आपको पता है, नहीं पता है तो ड्रॉ कर लीजिए। इधर होता है VR की वैल्यू बताना, ऐसे बताना VR की वैल्यू कितनी है, 30 वोल्ट है, इधर 30, ये तेरा 60 है और ये तेरा 100 है। देख के सॉल्व कर, ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसको कहते हैं MR स्टार। देखो, या तो तुम फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट MR स्टार लगाओ, एकदम मोक्ष मिलेगा तुम्हें, परम सुख की अनुभूति होगी। अभी देख आंसर देखना मैं कितने प्यार से लिखूं। ये 30 और ये 60 और ये 100 में से 60 जाएगा तो ये बचेगा 40 और ये 30, 40 और 30 90 डिग्री पे 50 फालतू में इक्वेशन लगा रहा था, स्क्वायर कर रहा था, सबट्रैक्ट करके स्क्वायर कर रहा था, वही स्क्वायर करके फिर रूट भी तो करता। ये VR का होल स्क्वायर प्लस VL - VC का होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो फिर ऐड करो फिर रूट करो, कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है। देख इधर 60 - 100 - 60 40 और 30 90 डिग्री पर समझ आया कि नहीं है? चलो ये देखते हैं। In a series LCR circuit, the RMS voltage across the resistor and the inductor are respectively 400 and 700। करना है हमारे स्टार्ट से, मजदूरी करूँ कि हमारे स्टार्ट करूँ? बता क्या चाहिए, बोलो बोलो बबुआ क्या चाहिए? हमारे स्टार्ट चाहिए या मजदूरी चाहिए? बताओ। अगर हमारा स्टार्ट चाहिए तो नीट में एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, सीधा आंसर देखना। R 400, ये 100,
इफ द इक्वेशन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज दिस, इक्वेशन के साथ दिया होता है तो साइन या कॉस का जो आगे मल्टीप्लाई होता है ये पीक, यहाँ से बैटरी का आरएमएस आ जाएगा पीक बाई रूट 2 मतलब 500। इफ द इक्वेशन ऑफ द देन पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब देखना सवाल ढंग से पढ़ना, पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो हम पीक नहीं निकालेंगे। पूछा है सर पीक, हम नहीं निकालेंगे, हमको आता ही नहीं निकालना, हमको आता है आरएमएस, इक्वेशन हम आरएमएस का लगे। और दूसरी बात, भले ही इसका पीक पूछा है लेकिन इसका तो हमने आरएमएस लिखा है 500, इसका आरएमएस दिया है 400, देख लिखा है इन एलसीआर सर्किट द आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस दिया है, आरएमएस दिया, घबराओ मत, आरएमएस दिया। एक बात बताओ, ये है 400, ठीक है सर, यह 400, ये है 300 लिखा है गलती से 700, ये तेरा 700, और इधर कुछ होगा x, कैपेसिटर का आरएमएस हमने मान लिया कुछ x। अब पक्की बात है कि इन तीनों का सम आ रहा है 500। कैसे आएगा 500? मेरी बात सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा। सर इसको अगर मैं 400 ले लूं तो 700 माइनस 400 ऊपर बचेगा 300, और हमें पता है 300 और 400 का वेक्टर सम आएगा 590, और ये 90 डिग्री होना है। देखना भाई, ये x नीचे है, अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, सर आप एज्यूम करके कैसे कर सकते हो? बिल्कुल करूंगा भाई। देखिए ये 700 है और ये 400, इन दोनों का सम 500 तभी आएगा जब ये असल में 300 होना चाहिए, ये 300 तभी होगा जब ये 400 होगा। 700 माइनस 400 बता कितना हुआ? 700 माइनस 400 ऊपर 300 और इधर 400, दोनों का सम 500, मतलब ये कितना हो गया 400 एक्सी, ये 400, तो ये पीक आया है, सॉरी ये आरएमएस आया है, तो पीक रूट 2 टाइम ज्यादा होगा, 400 रूट 2 इज ए करेक्ट। ईमानदारी से कह रहा हूं, सारे एसी के सवाल ऐसे देख देख के सॉल्व, एक आध दो कैलकुलेटिव आते हैं उस पर भी हम चलेंगे कोई। ये देखो, इन फॉलोइंग सर्किट द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज दिस, मतलब ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट एंड आर इज 20 ओम, R is 20 ohm, L is 0.1 Henry and C is 10.6 farad, 10.6 farad। ये तो भयंकर ही सवाल दे दिया, ये XC नहीं है बेटा, XL नहीं है, L है और C है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज वेरिएबल, इसका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। देन फाइंड करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0 एंड करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इन। अब डायरेक्ट हमारा स्टार लगाना है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। देखो अब चाहूं तो मैं इसको 10 मिनट में खींच के, या चाहूं तो मैं डायरेक्टली तुम्हें वहां स्टार से ढंग से समझाऊं, मतलब एक ही लाइन में समझाऊं। क्या सुन, फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब होता है डीसी, ठीक, और डीसी सोर्स के लिए आप जानते हैं कैपेसिटर ओपन वायर जैसा भी है। क्यों? वो प्रूफ कर दे। एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। एफ की वैल्यू जब 0 रखेंगे 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर, बिहेव एज ओपन वायर। जो कैपेसिटर है वो ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई अगर ओपन हो जाए तो वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट 0। और जब तुम बात करोगे इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का, तो जो इंडक्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए बहुत हाई इंपीडेंस देता है 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट रखोगे एक्सएल हो जाएगा इनफाइनाइट, और एक्सएल इनफाइनाइट मतलब इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन वायर। तो करंट क्या जाएगा? यहाँ भी करंट क्या जाएगा? जी। और ये बहुत ही फेवरेट सवाल है एसी सोर्स। अच्छा, तो सर इसमें सीरीज मतलब यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि जेड बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देख तेरा एक्सी इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट में कुछ घटाएगा कुछ जोड़ेगा तो नेट तो इनफाइनाइट ही आंसर आएगा। यहाँ से तेरा एक्सएल इनफाइनाइट हो गया, तो ये असल में जेड का फॉर्मूला ये है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो इसको इनफाइनाइट रख देगा तो इसमें से कुछ घटाओ या कुछ ऐड करो तो जेड तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा ना यार। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस एल एंड वोल्टेज अक्रॉस सी।
नेक्स्ट देखो, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई द इम्पिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, बीच में आ गया तो थोड़ा सा बचा के रखा था। करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, an alternating power supply 220 volt is applied across the series circuit of resistance इतना, capacitance इतना, inductive reactance इतना, respectively current in the circuit for 0 and infinite frequency। फिर वही बात, 0,0 अलग अलग लैंग्वेज के साथ ये सवाल आपके सामने आ सकता है। जीरो फ्रीक्वेंसी और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे, जीरो फ्रीक्वेंसी और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे जो इंपीडेंस की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट, मतलब एक बार कैपेसिटर पिन वायर जैसा होगा और एक बार इंडक्टर ओपन वायर जैसा। समझ में आया कि नहीं है? एक सवाल देखिए ना, इन द सर्किट शोन इन अ फिगर इफ बोथ द बल्ब V1 एंड V2 आर आइडेंटिकल देन दोनों बल्ब आइडेंटिकल है तो सही ऑप्शन चुनने को। अब दोनों बल्ब तो आइडेंटिकल है, लेकिन असल में इस एसी सोर्स का हमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि एसी सोर्स है। तो हमें जब एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो हमें इसका एक्सेल नहीं पता है और ना ही हमें इसका एक्सी पता, तो हम नहीं कह सकते कौन सा बल्ब सेम ब्राइटनेस से चमकेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस। एज द फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजेस, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो एक बात सुनना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से घबराना नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सबसे आसान होता है। कैसे? देखो, इस दो पॉइंट के बीच में एसी सोर्स लगा है और इस दो पॉइंट के बीच में सेपरेटली एसी सोर्स, मतलब दोनों को तुम अलग अलग ट्रीट कर सकते। अब कह रहा है कि एज द फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजेस, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, तुम जानते हो बेटा, तुम अच्छे से जानते हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी की वैल्यू कम होता है, क्योंकि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो यहां पे जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है, मतलब रिएक्टिव इंडक्टेंस है, एक्सएल है, वो बढ़ेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो देखो ये सेम ही दे रहा है, अगर ये एक्सएल बढ़ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, मतलब दोनों से ही फ्लो करने वाला करंट सेम, और करंट सेम है और आर बढ़ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो बल्ब में घटेगा, बल्ब में घटेगा तो B2। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सी घटेगा, और अगर एक्सी घट रहा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप घटेगा, V1 का पोटेंशियल, मतलब V1 की ब्राइटनेस बढ़ेगी और B2 की घटेगी। देखिए क्या लिखा है, V1 विल इंक्रीज एंड B2 विल डिक्रीज। एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं है? बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, हेनरी मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दिया 20 एम, कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड एंड रेसिस्टेंस 50 ओम, resistance 50 are connected in a series across the source of EMF 10 sin 314t, then power loss in the circuit is। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। कैसे? देखो, पावर लॉस इन अ सर्किट, पावर लॉस इन अ सर्किट का फॉर्मूला आप एवरेज पी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वी आर एम एस, वोल्टेज सोर्स दिया है, वी आर एम एस का होल स्क्वायर बाई जेड इंटू कॉस फाइव। वी स्क्वायर बेटा आर लिखते हैं ना, लेकिन ये आर नहीं लिखेंगे, जेड लिखेंगे इंटू कॉस फाइव। क्यों जेड क्यों लिखेंगे? तो देखो यही तो रिलेशन होगा ना, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस बटा जेड। तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू को लिख सकते हैं वी आर एम एस बटा जेड, ये होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, तो इसको लिखेंगे वी आर एम एस का होल स्क्वायर कॉस फाइव। कभी भी एसी सर्किट की बात होगी तो कॉस फाइव पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई, पावर फैक्टर की वैल्यू होती है आर बाई जेड, की वैल्यू होती है आर बाई जेड। तो आप लिखेंगे वी आर एम एस का होल, तो वी आर एम एस लिख लो 10/√2, वी आर एम एस हो जाएगा तेरा 10/√2। अभी रुक जा, तो ये हो गया तेरा वी आर एम एस का होल स्क्वायर बाई जेड इंटू आर बाई जेड। तो ये जेड जेड हो गया जेड स्क्वायर, तो हमें मेनली जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जेड स्क्वायर होता है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर, मतलब वी आर एम एस होगा तेरा 10/√2, तो ये हो गया 100/2, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, मल्टीप्लाई करना इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब हमें असल में ये जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से एक मजदूरी से तो मैंने आपको बचा लिया है। कौन सी मजदूरी से बचाया है? मैंने आपको मजदूरी से बचाया है रूट की मजदूरी से। कई बार बच्चा करंट निकालने की कोशिश, फिर करंट निकाल लेता है अलग से, तो मैंने करंट नहीं निकलवाया। उसके बाद जेड नहीं निकलवा रहा, मैं आपसे जेड स्क्वायर निकलवा रहा, आसान हो गया। तो 50 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल। तो एक्सएल अलग से निकाल लो ना, फिर तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। 2 पाई एफ एल, या सिंपल कह सकता हूं मैं ओमेगा एल। ओमेगा एल, तो ओमेगा एल की वैल्यू बोलो क्या होगा? ये रहा आपका ओमेगा की वैल्यू 314। ओमेगा टी यही तो है ओमेगा, तो 314 इंटू एल 20 मिली हेनरी। ये हो जाएगा 314 इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर माइनस 3 का मतलब हो गया 1 0 2 0 3 0, मतलब 31.4 मल्टीप्लाई 0.2, है ना। 0.6 का जो भी है, एक्स आ जाएगा आपका यहाँ से 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, इसको जब रखोगे तो ये माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करो इसको, 1/, सीधा ओमेगा लिखो ना यार, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इसको, ओमेगा डायरेक्ट पटा है ना हमें 314, 314 मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 टू द पावर, नीचे है -6, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर हो जाएगा आपका 6। 10 टू द पावर 6, 100 से कैंसिल करो तो 10 टू द पावर 3, 314 से कैंसिल करोगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू मुझे लग रहा है बहुत कम हो जाएगा, तो नेट इफेक्टिव आर के बराबर ही आ जाएगा आपका जेड की वैल्यू। एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आराम से करिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये तरीका, मैंने आपको बता दिया है, आसान तरीका बता दिया है, कोई खास बात नहीं। देखो वी आर एम एस का होल स्क्वायर बटा जेड, तो कॉस फाइव हो जाएगा आर बाई जेड, ये जेड स्क्वायर आ गया, है ना। यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आप एक बार सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई द इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट फील्ड, को मैंने बचा के रखा था, हालांकि मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है, अब वो समय थोड़ा सा बाद आएगा, आराम से डिटेल में। अरे यार अभी तो खूब सारे सवाल भरे पड़े हैं, सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल है। चलो अब तो लास्ट ईयर के पूछे हुए सवाल पे चलते हैं थोड़ा। ये है नीट 2016 का सवाल, नीट 2016 का सवाल। अब ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, मैं कलम बाहर रख देता हूँ, सवाल को सॉल्व कर दूंगा ऐसे ही। और जो लास्ट ईयर के पूछे हुए सवाल है ना एसी सर्किट के, कलम रख दो और सवाल को सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना सवाल कैसे सॉल्व। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस दिया तेरा 80, कैपेसिटेंस दिया 40 और इंडक्टेंस दिया है 100, मतलब ऊपर 100 नीचे 40 इधर 80। ठीक है, एलसीआर सर्किट। तो पावर फैक्टर, मतलब ये तो पूछा आर बाई जेड, पावर फैक्टर मतलब होता है आर बाई जेड, मतलब नहीं उठाना क्या, चल कोई बात, आर बाई जेड। सुन, आर बाई जेड मतलब वी आर बटा नेट पोटेंशियल, रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल बटा नेट पोटेंशियल। रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल तेरा क्या है 80, रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल क्या है 80 बटा नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल देखना मुझे, ऊपर तेरा 100 और नीचे 40, तो देख इधर, देख इधर मेरी आंखों में देख, इधर 100 और इधर 40, 100, ये 40, तो बता क्या होगा सर 60, ये 60 और ये 80, 60 और 80 का सम हो जाएगा 100। देख ले वेक्टर सम में, ऐसा सोचना 8 और 6 का सम 100, तो 80 और 60 का वेक्टर सम हो जाएगा 100, तो नेट वोल्टेज आ गया 100 और रेसिस्टेंस का वोल्टेज था 80, 80 बाई 100 मतलब 0.8 आंसर होगा, ये रहा 0.8 आंसर। इसको कहते हैं नीट 2016 जो सबसे मुश्किल सवाल जिस ईयर पूछा गया था। ये देखो, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज अप्लाइड, ये भी लास्ट ईयर का पूछा वो सवाल है, ईयर नहीं लिखा है। वोल्टेज कितना अप्लाई किया मैंने, V नॉट साइन ओमेगा टी अक्रॉस द आइडियल कैपेसिटर C। ये नीट 2016 का है, नीट 2016 में 2 पेपर हुआ था बेटा, बिल्कुल ये नीट 2016 का पेपर है, जाके देख लेना, जाके देख लेना, बिल्कुल है ये 2 पेपर हुआ था उससे। सवाल देखते तो, ये वोल्टेज अप्लाई किया साइन ओमेगा टी अक्रॉस द आइडियल कैपेसिटर ओनली। कैपेसिटर मतलब कोई भी चीज पूछे उससे पहले तू अपना डायग्राम बना ले। ये वोल्टेज, ये करंट, करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है पाई बाई 2 से। करंट लीड्स, वोल्टेज बिल्कुल सही, लेकिन पाई बाई 2 से गलत हो गया। करंट लैग्स, ना ना ना, करंट आगे चलता है, ये करंट है और ये वोल्टेज है। ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी
पावर फ्रॉम अ सोर्स एकदम सही है। करंट इन अ प्योर इन अ फेज विथ अ वोल्टेज गलत है। आंसर आगे सारी कहानी में समझा चुका हूँ एकदम डिटेल में। ये सवाल और बढ़िया है। ये है AIPMT 2015 का। पता नहीं ये भांग खा के सवाल लिख रहे थे क्या, मैंने बोला था लिखने के लिए। AIPMT 2015 का सवाल है, देख लीजिएगा जा। और 99% बच्चे इस सवाल को पूछते, तो आइए ढंग से समझा। इन सीरीज RC सर्किट, RC सर्किट टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कंसीडर टू सिचुएशन। अच्छा, दो सिचुएशन है। व्हेन कैपेसिटर इज एयर फिल्डेड, कैपेसिटर में एयर है। एंड व्हेन अ कैपेसिटर इज मीका फिल्डेड, मीका फिल्डेड मतलब उसमें एक मटेरियल डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। तो मीका फिल्डेड है, ये आर, दोनों का रेजिस्टेंस आर सेम है, दोनों में सेम EMF ऑफ द बैटरी, मतलब सेम EMF है बैटरी का। करंट थ्रू द रेसिस्टर इज I एंड वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर V, मतलब कैपेसिटर के लॉन्ग वोल्टेज V दिया, VA एंड VB। तो यहाँ पे हो जाएगा VA और यह होगा करंट, दोनों केस में IA एंड IB है। अच्छा सवाल पूछता है भैया। सबसे पहले मैं करंट बता देता हूँ, गलत है, क्योंकि सोर्स तो सेम लगाया, आर भी सेम है, लेकिन यहां पे जो कैपेसिटेंस होगा ना C1 वो कम होगा और C2 ज्यादा होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है K इंटू, मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D। तो वहां से जब कोई मटेरियल डालोगे डाइलेक्ट्रिक तो K टाइम्स बढ़ जाता है। तो मीका फिल्डेड करने पे कैपेसिटेंस बढ़ जाए, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ने पर XC की वैल्यू घटेगी, यहां पे XC की वैल्यू बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि XC बराबर होता है 2πfc। यहां पे XC ज्यादा है तो R और XC का सम यहां पे ज्यादा आएगा। यहाँ पे R और XC का कम सम, सॉरी यहाँ पे XC ज्यादा है, हाँ यहाँ पे XC कम है, तो यहाँ पे R और XC का सम कम आएगा। सम कम तो करंट ज्यादा, इसमें करंट कम होगा क्योंकि XC ज्यादा है तो Z ज्यादा आएगा। Z बराबर होगा ना √R² प्लस XC। XC ज्यादा है तो Z ज्यादा, करंट कम, करंट बराबर दिया। तो दूसरी बात, चाहे जो भी Z हो, करंट चाहे जितना भी जाए दोनों से तो सेम जाएगा, और करंट अगर सेम जा रहा है तो ऐसे लिखोगे V बराबर IR। तो पक्की बात है जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। एक मिनट, हाँ, क्योंकि XC की वैल्यू ज़्यादा है IR से, यह पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, मतलब पहले वाले में पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, यहाँ पे XC कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कम है। ये इस गेट समझ आया? AIPMT या री-AIPMT 2015 का सवाल, ये भी नीट का सवाल है, मज़ा आ जाएगा सवाल सॉल्व करके देख। एक बॉक्स है, क्या है? एक बॉक्स है, ये रहा बॉक्स। इन अ बॉक्स ऑफ बॉक्स Z ऑफ अननोन एलिमेंट, बॉक्स Z में कुछ अननोन एलिमेंट है, मतलब हमें नहीं पता कि R है, L है, C है, LR है, LC है, RC है या LCR है, हमें नहीं पता। ये अननोन बॉक्स है, अननोन बॉक्स है। वोल्टेज मैंने ये अप्लाई किया है, देन द अननोन एलिमेंट इन द बॉक्स में भी है। AC voltage is this, then unknown element in the box में भी। वोल्टेज दे दिया, बस करंट देता तब तो पता चलता ना, करंट का इक्वेशन स्प्रिंट है, ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये करंट ये गिवन है बेटा, स्प्रिंट है सवाल में, ये गिवन है। तो वोल्टेज ये रहा, करंट ये रहा। अब ध्यान से देख के बताओ, तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि जो वोल्टेज है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ये सिर्फ है ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब करंट से जो वोल्टेज है वो आगे चल रहा है, करंट से जो वोल्टेज है वो आगे चल रहा है। अगर वो आगे चल रहा है, सर्किट कैसा होगा, इस बॉक्स में क्या रहा होगा? तो कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे चल रहा है। वोल्टेज किस में आगे चलता है? इंडक्टर में। तो कैपेसिटर में तो वोल्टेज पीछे चलता है, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस बोथ, ये सही हो सकता है। इधर कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड इंडक्टर, ये सही है। कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेसिस्टर्स में जब इंडक्टिव LCR होता है तो भी तो ये सही है। ओनली कैपेसिटर एंड रेसिस्टर,
ओनली रेसिस्टर तो गलत है, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। इन्होंने ब्लेंडर कर दिया कुछ बहन। अभी दोनों आंसर बन जाएगा, इसका आधा पार्ट ये सही है, ये गलत है ना। तो तुम एक काम करता हूँ मैं, सही से समझा, इसको हटा दे। अब बता, चिंता मत कर, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, गलत कुछ नहीं है, गलत नहीं पढ़ाता मैं। ध्यान से देख, एक्सपीरियंस है बेटा, सवाल पढ़ के समझ जाता हूँ कि सवाल में क्या होना चाहिए और आंसर में क्या होना चाहिए। समझ यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे। इंडक्टर एंड रेसिस्टेंस दोनों अगर होगा, ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये रेसिस्टर का वोल्टेज, दोनों का नेट वोल्टेज इधर जाएगा, वोल्टेज इधर, करंट इधर, वोल्टेज आगे चल रहा है और अगर इधर कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर तीनों, जब तीनों है तो भी तो हो सकता है कि वीएल की वोल्टेज ज्यादा हो वीसी से, है ना, इंडक्टिव एलसीआर। ये दोनों आंसर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया कोई खास बात। अच्छा, अगर ऐसा होता, ये अननोन बॉक्स होता, ये है दिया हुआ, और इसमें बोलता कि जो करंट जा रहा है वो है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज है वो है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। बताओ इस जेड में क्या हो सकता है, बोलो। मतलब ये अननोन बॉक्स में क्या क्या हो सकता है ना। तो डाउट है और तो खेलते हैं, अननोन बॉक्स में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात कि करंट है साइन में, वोल्टेज है ये, तो अननोन बॉक्स में हो सकता है प्योर इंडक्टर, वोल्टेज आगे चल रहा है, प्योर इंडक्टर पहला ऑप्शन। क्या और कुछ भी हो सकता है? क्या और कुछ भी हो सकता है? एलसीआर हो सकता है क्या? नहीं, एलसीआर नहीं हो सकता, एलसी हो सकता है, एलसी सर। क्यों? पीएल, पीएल और ये वीसी, नेट वोल्टेज इसका ऊपर जा सकता है कॉस में, और करंट इधर। ये 4 हो और ये 1 हो तो नेट 3 ऊपर वोल्टेज, करंट इधर 5/2। तो या तो एलसी सर्किट होगा या प्योर इंडक्टर। समझ आया? नेक्स्ट, and in a series LCR circuit which is connected to an AC voltage source, choose the incorrect statement. Algebraic sum of instantaneous voltage across LCR is variable. Algebraic sum of instantaneous voltage across LCR is variable. हाँ, इंस्टेंटेनियस है ना ये। अल्जेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी बराबर बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल खुद वेरिएबल है, तो नेट सम तो वेरिएबल होगा ही, तो ये तो सही है। और इंस्टेंटेनियस बराबर सोर्स का इंस्टेंटेनियस, ये भी सही है। क्या पूछा है? अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर बिहेव एज अ वेक्टर, ये गलत हो गया। वेक्टर नहीं है वो, वेक्टर नहीं है, उसमें एंगल का फेज डिफरेंस आ रहा है लेकिन वो वेक्टर नहीं। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझा। रेजोनेंस कंडीशन, नेक्स्ट इज रेजोनेंस कंडीशन। देखो, मैंने आपको बताया कि एक्सेल ज्यादा होता है तो इंडक्टिव होता है, एक्सी ज्यादा होता है तो कैपेसिटिव होता है। अगर एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाए, और आई तो सेम होता है, ये तुम जानते हो तो पक्की बात है वीएल और वीसी बराबर। अगर एक्सेल एक्सी बराबर हो गया तो वीएल वीसी बराबर होगा, करंट सेम जा रहा है ना सीरीज एलसीआर में। और अगर सर वी एक्सेल और एक्सी बराबर आ गया, यहां से इंपीडेंस की जब बात करेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जी, क्योंकि एक्सेल माइनस एक्सी। अगर एक्सेल बड़ा होता तो भी यहां पे कोई डिजिट ऐड होता और जेड ज्यादा होता, और एक्सी बड़ा होता तो भी कोई नंबर यहां पे ऐड होता और जेड ज्यादा होता। ये मिनिमम पॉसिबल जेड है, और मिनिमम पॉसिबल जेड किसके बराबर हो? आर के बराबर। ये मिनिमम पॉसिबल जेड है। और यहां पे अगर मैं रेसिस्टेंस की, नेट पोटेंशियल की बात करूं, तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी आर का होल स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी। और तुम कह रहे हो कि वीएल और वीसी बराबर है, तो नेट वोल्टेज भी ये क्या हो जाएगा जी, मतलब नेट वोल्टेज मतलब बैटरी का वोल्टेज, किसका वोल्टेज? बैटरी का वोल्टेज वी आर के बराबर होगा। बैटरी का वोल्टेज किसके बराबर होगा? वी आर के बराबर होगा। ये रेजोनेंस कंडीशन का मेन कंसेप्ट। हालांकि है ये सीरीज एलसीआर सर्किट, लेकिन वीएल ऊपर वीसी नीचे, और तुम कह रहे हो जितना वीएल है उतना ही वीसी है, तो नेट वोल्टेज इसमें जीरो हो जाए, बचेगा नेट वोल्टेज सिर्फ आर का, वही बैटरी के पोटेंशियल के बाद। तो फेजर डायग्राम जो बनेगा, फेजर डायग्राम, ऊपर वीएल नीचे वीसी, इधर वीआर इधर ही आई। अब तुम कह रहे कि सर वीएल और वीसी बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बनेगा आपका नेट पोटेंशियल वी और इधर ही फ्लो करेगा नेट करंट, मतलब फेज डिफरेंस आ गया जीरो का। मतलब इसका पावर फैक्टर
cos phi 1 हो जाएगा मैक्सिमम, तो पावर लॉस मैक्सिमम होगा। सीरीज एलसीआर सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट देखिए, जेड मिनिमम है, इंपिडेंस क्या है इसका, मिनिमम पॉसिबल इंपिडेंस क्या है। तो जो इंपिडेंस ट्रायंगल है में आप ध्यान से देखेंगे एक्सी एक्सएल कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा जेड बराबर आर। अगर जेड मिनिमम है तो करंट बराबर होता है ई नॉट बटा जेड। अब जेड कह रहे हो मिनिमम है तो करंट जो फ्लो करेगा वो सर्किट में कैसा करेगा, मैक्स, तभी तो पावर लॉस पावर फैक्टर मैक्सिमम। ये है आपका रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है ना। अब आओ, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई द इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट इज। एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो सुनो, मैंने तुम्हें 3 लिमिट बताया है। अच्छा 1 मिनट और, यहाँ पे एक चीज बात करना भूल गया मेन, तो ये कब होगा, जब एक्सएल एक्सी बराबर है। और एक्सएल एक्सी बराबर कब होगा, ये भी एक कंडीशन है देखने वाली, कि एक्सएल बराबर एक्सी कब होगा। देखना, एक्सएल का वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू होती है ओमेगा सी। ओमेगा को इधर ले जाओ, एल को नीचे ले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल सी। ओमेगा बराबर आएगा रूट अंडर एल सी। ओमेगा को लिख सकते हैं 1/2 पाई रूट एल, ये है, सॉरी ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी। इसको कहते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस एफ को कहते हैं मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई रूट एल, ठीक है बेटा। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर होगी। जब एक्सएल एक्सी की वैल्यू बराबर तो जेड मिनिमम होगी। तो तुमने देखा जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो जेड इनफाइनाइट है, बताया था मैंने। जब फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एल सी के बराबर है तो जेड तेरा मिनिमम है और वो है आर के बराबर। और जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है तो भी जेड इनफाइनाइट है। मतलब जेड इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और फिर मिनिमा पे आ रहा है और फिर इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मैं, फ्रीक्वेंसी जीरो तो इंपेडेंस इनफाइनाइट, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इंपेडेंस घटेगा और मिनिमा पे आएगा, फिर बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी के इन्फिनिटी तक जाते जाते इंपेडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या आना चाहिए, इस सवाल का जवाब क्या आना चाहिए, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई इंपेडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट का जो इंपेडेंस होगा पहले घटेगा, डिक्रीजेस फर्स्ट, बिकम्स मिनिमम एंड देन इंक्रीज। तो मैंने ये 3 लिमिट बताया बस। अब किताबों में इसको बहुत ही मैथमेटिकली लेंदी तरीके से ये समझाते हैं कि जेड बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल का एक्सी का वैल्यू होता है 1/2 पाई एफ सी और एक्सएल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ एल। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूँ, 0 से आगे बढ़ाता हूँ, एक्सी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर में एक्सी बढ़ेगा, एक्सी घटेगा और एक्सएल बढ़ेगा। तो कहते हैं कि देखो पहले तो जब फ्रीक्वेंसी 0 था तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 होने से एक्सी इनफाइनाइट था। अब धीरे धीरे ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू बहुत अचानक से एक्सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, तो ये अचानक से घटेगा। ये हेलो, ठीक है, ये अचानक से तेजी से घटेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है और ये लीनियरली बढ़ता है। देखो ये लीनियरली बढ़ता है, तो क्या होगा कि जेड घट जाएगा, तो ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाए। जब ये दोनों बराबर हो जाए, यही इंपीडेंस का सिचुएशन, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो जेड हो जाएगा मिनिमम आर के। और फिर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ता जाएगा। जब एक्सएल पूरा का पूरा बढ़ता जाएगा एक्सएल बढ़ता जाएगा और एक्सी तो घटता ही जाएगा, तो ये वाली वैल्यू और बढ़ती जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट हो जाएगा तो एक्सएल इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो जेड इसलिए। ये तो है आम जिंदगी, और मैथमेटिक्स करके समझा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एकदम आसानी से समझा और तुम्हें समझ आएगा इसकी गारंटी। ये यही कहना चाह रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जेड का क्या होगा, बताओ। ये एम आर स्टार देख यहाँ, जेड और फ्रीक्वेंसी। सुन एक बात बता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। रेसिस्टेंस को की वैल्यू देखे तो कांस्टेंट रहता है, और इंडक्टेंस की वैल्यू वो सर लीनियरली बढ़ता है। अच्छा, और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनता है, ऐसे बनता है।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनता है ना, एक्सी है ये क्या है, एक्सी है, ये आपका एक्सेल है और ये रेजिस्टेंस। अब जेड होता क्या है, तीनों का सम, अल्जेब्रिक सम नहीं होता, फेज डिफरेंस के साथ ऐड करते हैं, एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। इन करते तो इनको ऐड ही है ना। मतलब क्या है कि इन तीनों का सम करना है मुझे, इन तीनों का सम इस तरीके से करना है कि आर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल, तो ये इतना ज्यादा है कि इसमें से थोड़ा घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस ये और ये का सम, तो इनका और इनका सम कुछ यहाँ पे आएगा, ज्यादा ही होगा ना, तीनों को जोड़ो। समझ आ रहा है। अब ये ऑलरेडी ज्यादा है, ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा है, इसके बढ़ने से देखो यहाँ पे क्या है, एक्स सी माइनस एक्सएल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सी माइनस एक्सएल है। तो जैसे ही एक्सएल बढ़ेगा और एक्स सी घटेगा तो एक्सएल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसको और इसको जोड़ना है, इसको को इसमें से घटाना है और फिर इसको जोड़ना है। इसको में से ये घटाओगे तो ज्यादा घटेगा, देखो ना ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू घट गई, तो इसका सब्ट्रैक्शन कम आएगा, ये ऐड करोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। और रेसिस्टेंस देखो, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा तो रेसिस्टेंस जेड मिनिमम इंपेडेंस मिनिमम आर के बराबर होगा। फिर जब तुम इनको ऐड करोगे तो एक्सी की वैल्यू एकदम कम हो गया, तो इसको इसमें से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी ज्यादा है, फिर इसमें ये ऐड करोगे तो यहाँ आएगा वैल्यू, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, इस तरह का कुछ ग्राफ बने। इन तीनों का इस फॉर्मूले से सम ही तो करना है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो जेड वर्सेस एफ का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। मतलब जनरली एग्जामिनर बना देता है बस, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं ऐसा बनेगा। और ये ग्राफ एसिमेट्रिक होता है, दोनों तरफ सिमेट्रिक नहीं होता, कुछ ऐसा बनता है। ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जहां पे जेड मिनिमम किसके बराबर होगा, अरे तीनों ग्राफ को मिला के तो बनाना है, हाँ ग्राफ बनेगा इस तरह का। अच्छा बताओ, इन तीनों में ऐड ही करो, सिंपल, तुम माइनस हटाओ, ऐड कर दो, इन तीनों का ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, ये थोड़ा सा है, नेट सम तो यही आएगा। फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो नेट सम ये आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे नेट सम ये आएगा, एक्सएल एक्सी बराबर हो गया तो मिनिमम आ गया। फिर जब बढ़ता जाएगा तो इसके साथ ग्राफ चिपक जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, ये ग्राफ बनेगा। तो सवाल पूछेंगे, बार बार पूछता है पूछता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंपेडेंस में क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो पहले इंपेडेंस घटेगा, फिर इंपेडेंस बढ़ेगा। ये सवाल देखो, इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर 300 एंड, अच्छा V1 एंड V2 दोनों 300, ये V1 V2, अरे यार ये तो रेजोनेंस कंडीशन का सवाल हो गया कि एल के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 300, ये भी 300, तो नेट तो कैंसिल हो जाएगा, 300 300, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा बैटरी के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 220 होगा, जो VR होगा वो 220 होगा, 220 होगा, 220 होगा। और करंट जो फ्लो करेगा वो मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन आ गया 300 300, करंट मैक्सिमम हो जाएगा आपका PRMS बटा जेड, जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी, आर मतलब 100, 0 से 0 कटेगा 2.2, 220 और 2. कोई मतलब ही नहीं है यार, क्या है एसी, देख कहाँ है एसी, कैसा है एसी, देख ना, ऊपर 300 नीचे 300, तो जो VR होगा वही विजिट होगा। रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट इज, सर्किट में एमीटर की रीडिंग पूछिए। देख इधर से एक्सेल 2 ओम, देखना ये एक्सेल है, ये इंडक्टर एक्सेल 2 ओम, एक्सी 2 ओम, सीरीज कॉम्बिनेशन है देख वोल्ट मीटर अगर आइडियल हो तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, सर्किट में से इसको हटा सकता है, कोई बुराई नहीं है। या तू ऐसे मान सकता है कि यहाँ पे और यहाँ के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, ठीक है। तो सुन, एल और सी ये होता है VL और ये होता है VC। अब एक बात बता, क्या VL और VC बराबर है कि नहीं है, एकदम बराबर है, VL और VC एकदम बराबर है, क्योंकि XC और XL बराबर रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन है, तो नेट इंपीडेंस जो होगा वो R के बराबर होगा। तो ये देखना सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये R ये L और ये C, तो जो Z होगा वो मिनिमम होगा और वो किसके बराबर होगा, R के बराबर 55 ओम। तो करंट मैक्सिमम होगा 110 बटा 55, मतलब 2 एम्पियर, करंट यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन चलो होमवर्क के लिए दे देता हूँ, क्या मैं बहुत, ये सवाल होमवर्क है और कैलकुलेशन आपको 2 ही लाइन में करना, फेजर डायग्राम से फील करना है सवाल। इस सवाल का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे, कहीं किताबों से गलती से सर्च करोगे तो 1 पेज का, चाहो तो देख लेना, 1 पेज का मिलेगा, बढ़िया सवाल है ये, स्टैंडर्ड सवाल है 1 पेज का सॉल्यूशन। लेकिन अगर फील करोगे, यहाँ स्टार लगाओ,
एक ही लाइन का आंसर, एक ही लाइन मैं लिख दूंगा। तो ये होमवर्क है, तो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।